चैप्टर हमारे पास, इसकी खुद की डेफिनेशन क्या है इनहेरिटेंस, पहले वो भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं कि जब आप कोई चीज अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को दे रहे होते हो, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी एनी ट्रेट या करेक्टर, कोई भी करेक्टर हो सकता है, दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ अगर कोई ट्रेट, कोई करेक्टर पास हो रहा है, उसको हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस का। अब यहां पर एक दूसरी चीज आती है कि करेक्टर किस चीज को कहते हैं। करेक्टर क्या है ये, या जो हमने वर्ड यूज किया ट्रेट का, ये करेक्टर और ट्रेट क्या चीजें होती हैं? ये करेक्टर और ट्रेट क्या चीज है? तो अब समझे इस बात को कि करेक्टर या ट्रेट क्या चीज है। एनी एक्सप्रेसिबल फिनोमिना इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होने वाला फिनोमिना करेक्टर कहलाता है। मिसाल के तौर पे बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, करेक्टर है, एक एक्सप्रेस हो रहा है फिनोमिना बाय द जीन्स। इसी तरीके से हाइट कितनी है, स्किन कलर कितना है, और बॉडी का शेप, मतलब नाक कैसी है, मुंह कैसा है, ये सारे एक्सप्रेसिबल करेक्टर्स हैं, एक्सप्रेसिबल फिनोमिनन्स हैं। दैट इज व्हाई दे आर टर्म्स एज करेक्टर, इनको हम करेक्टर्स कहते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए कि करेक्टर्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं, कौन करता है इनको एक्सप्रेस। तो करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जीन्स कंट्रोल करते हैं करेक्टर्स को। अब जीन क्या चीज है, जरा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है बहुत सारे लोगों के लिए। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। पहली चीज, डीएनए जो हमारा, डीएनए की बात करेंगे, क्या है डीएनए? डीएनए जो हमारा जो बेसिक समझ ले इनहेरिटेंस का मोड है, जो हमें एक्सप्रेस कर रहा है हमारे सारे कैरेक्टर्स को, उसको हम डीएनए कहते हैं। उसका भी एक स्पेसिफिक पार्ट जो होता है वो जीन होता है, दैट कंप्राइजेस ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है उसका एक सेगमेंट है, इसका एक पीस है, डीएनए का एक पीस है, और वो पीस भी वो है कि जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं सब चीजें डायग्राम के थ्रू आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में भी बैठ जाए कि ये जीन का सफर कहां से शुरू हुआ है। सिर्फ इतना याद रख लीजिए फिलहाल कि डीएनए का पीस है, जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक खास तरतीब है, एक न्यूक्लियोटाइड नामी स्ट्रक्चर की, उससे बनी हुई है। ठीक हो गया? चाहे तो तीनों को नोट डाउन कर लो। अब इस जो पर्टिकुलर जीन वाला पार्ट है, मैं जरा इसको समझाने की हद तक आपको लेके चलता हूँ। मैं इस चैप्टर को आमतौर पर पहले समझाने के स्टाइल में लेके जाता हूँ, उसके बाद फिर जो है हम इसकी कुछ और बातें करते जाते हैं। पहले उन टर्म्स को समझेंगे इन डेप्थ जाके कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड की। Now what is a nucleotide? We just wrote what is nucleotide. Nucleotide क्या है? Nucleotide is a combination of, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है? पेंटोज, जिसको हम राइबोज शुगर भी कहते हैं। पेंटोज शुगर, पेंटा किसको कहते हैं? 5 को। 5 कॉर्नर वाली शुगर होती है, उसको हम पेंटोज या राइबोज शुगर कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, फॉस्फेट, फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, फॉस्फोरस अतराफ में 4 ऑक्सीजन। चौथी चीज, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? हमारे पास कुछ स्पेसिफिक 4 या 5
बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके 5 अलग अलग नाम हैं। 5 नाम क्या है? एडिनिन एक है, ग्वानिन दूसरा, साइटोसिन तीसरा, थायमीन चौथा, यूरेसिल पांचवा। 5 टोटल हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यानी नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है और वो कैसे एक्सप्रेस होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो कैसे एक्सप्रेस होगी। ये 5 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपको बताते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन बताती है कि वो इंफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है। अब तस्वीर देखें इसकी कैसे होती है न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड एक 5 कार्बन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ये ऑक्सीजन लगी हुई है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। 4 कार्बन हो गए। चौथे कार्बन के ऊपर एक 5वां कार्बन लगा होता है। ये 5 कार्बन टोटल आपके पास हो गए। 5वें कार्बन के साथ नोट करते जाना, एक फॉस्फेट लगा होता है, पी लिख रहा हूं यहां पर। 5वें कार्बन के साथ एक फॉस्फेट लगा होता है, रिंग स्ट्रक्चर है। और पहले कार्बन के साथ एक नाइट्रोजनस बेस लगी हुई होती है। क्या लगी होती है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैन बी ऑफ 4 और 5 टाइप्स। पहली टाइप एडेनिन, दूसरी टाइप ग्वानिन, तीसरी टाइप साइटोसिन, चौथी टाइप थायमीन, 5वीं टाइप यूरेसिल। क्या नाम है? यूरेसिल। 5 नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं जो यहां पर लगते हैं आके। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मुझे यहां तक बताते हैं ना कि कोई चीज मसला तो नहीं कर रही, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चैप्टर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक हो गया? ये जो 3 चीजें का कॉम्बिनेशन है, आइदर यू कैन प्लेस एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन और थायमीन और यूरेसिल, कोई भी चीज हो, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड में, इसके आगे मैं लिख रहा हूं AGCTU, हमारे पास 2 अलग अलग किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए, एक को हम कहते हैं आरएनए। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये है डीएनए, और ये आपके पास है आरएनए। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर जो जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कौन सी वाली है, जरा वो भी सुनते जाएं। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं A, T, C और G, ATCG, और जो यहां पर है वो है A, U, C और G। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 3-4 आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। किसके? डीएनए के। और जो आरएनए है, जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसके अंदर थायमीन की जगह पे क्या आ गया? यूरेसिल। अब चाहे मैं डीएनए उठाऊं चाहे मैं आरएनए उठाऊं, इन दोनों में 2 चीजें कॉमन है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। अलबत्ता जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनमें सिर्फ एक जगह पे तब्दीली आ रही है। वो जगह की तब्दीली क्या है? थायमीन और यूरेसिल, इनमें तब्दीली आ रही है। यहां तक मेरे साथ तो मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। अब इसकी जरा आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या करते हैं भाई? हमारे पास बहुत सारे इस तरह के नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं, मैं बना के दिखा रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा टेढ़ा करके। ये देखो, ये सीक्वेंस चल रही है आपके पास। यही जो स्ट्रक्चर है मैंने यहां छोटे छोटे करके बना दिए। अब आप एक चीज नोट करोगे कि दोनों तरफ, यानी यहां पर भी फॉस्फेट 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 लगा, फॉस्फेट लगा, यहां भी फॉस्फेट है, यहां भी फॉस्फेट है, यहां भी फॉस्फेट है, यहां भी फॉस्फेट है, यहां भी फॉस्फेट है। दोनों एंड्स पे फॉस्फेट चल रहे हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स, ये एक स्ट्रैंड हो गया,
ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ओहो, बॉन्ड बनाए हुए, जरा बॉन्ड देख लो भाई, इनके बॉन्ड देख लो। ये आपके पास बॉन्ड आ गया, ये आपके पास बॉन्ड आ गया, ये आपके पास बॉन्ड आ गया, बॉन्ड आ गया, बॉन्ड आ गया, ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। दो स्ट्रैंड्स बॉन्ड बने हुए हैं, बाहर की तरफ फॉस्फेट है। अब यहाँ एक चीज नोट करना जो बड़ी स्पेशल है, याद रखने की बहुत खास जरूरत है उसको। वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि देखो, अगर हम यहाँ पर नोट करें तो हमें पता चलेगा कि इस तरफ 5वां कार्बन है और एक तरफ तीसरा कार्बन है, ऐसे ही है। अब जरा इसकी सीक्वेंस नोट करना। इसकी सीक्वेंस कैसे है हमारे पास कि यहां पर हमारे पास है 5वां कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ये 5वां कार्बन चलते चलते यहां पर आ गया हमारे पास कौन सा कार्बन? तीसरा कार्बन। इसकी दूसरी तरफ जाओ तो बिल्कुल ऑपोजिट सीक्वेंस है। यहां पर आपके पास आ गया तीसरा कार्बन और इसके दूसरी तरफ हमारे पास यहां पर आ गया 5वां कार्बन। फॉलो कर रहे हो इस जगह को? इनकी ओरिएंटेशन थोड़ी टिल्ट होती है, ऐसी टेढ़ी होती है। तो ये 5वां कार्बन बाहर की तरफ होगा, ये तीसरा कार्बन बाहर की तरफ होगा। यहां पर एक और चीज आपकी आसानी के लिए बनाता चलूं कि इनके दरमियान में भी बॉन्ड होता है, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये भी बॉन्ड हो गया, ये भी बॉन्ड हो गया, ये भी बॉन्ड हो गया, ये भी बॉन्ड हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये भी बॉन्ड बनी हुई आपस में और ये दोनों चेन भी एक दूसरे से बॉन्ड बनाई हुई है। फर्क इतना है कि हर न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो इसका जो 5वां कार्बन है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब ये सीक्वेंस चलती चली गई, चलती चली, आखिरी कार्बन को देखो, आखिरी मॉलिक्यूल को देखो, इसके अंदर जो तीसरा कार्बन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो 5वां है, तीसरा यहाँ की तरफ निकला हुआ है। इसका ऑपोजिट ऊपर की तरफ और दूसरा वाला नीचे की तरफ। पता ही चला कि हमारे पास जो डीएनए की हमारे पास जो बार्स बनी हुई है इस तरह से, जो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बनाए हुए होंगे, इसमें यहां पर होगा 5 कार्बन, यहां होगा 3 कार्बन, यहां होगा 3 कार्बन, तो यहां होगा 5 कार्बन। इस तरह से रेड लेटर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि इतना हमने अब तक समझा कि ये है न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है। दिस इज योर डीएनए मॉलिक्यूल, ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है। बहुत सारे मिलते हैं तो डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हम डीएनए के मॉलिक्यूल की वो वाली बात कर लेते हैं जो हमने पीछे कही थी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस पर मुश्तमिल है। अब देखो, एक बात बताने लगा, उसको जरा अच्छे से समझ लेना। वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को अगर हम फॉलो करें तो हमें पता चलेगा कि डीएनए के अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फॉस्फेट और राइबोज शुगर, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, कॉमन रहेंगी। अगर कोई चीज चेंज होगी तो वो होगा इसका नाइट्रोजनस बेस, जिसकी वजह से बीच वाला येलो वाला बॉन्ड बना हुआ है। अब एक चीज नोट करना और मुझे एक बात बताना। देखो, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनाता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ फॉस्फेट, यहाँ पर बनाता हूँ एडेनिन, फिर इसके बाद मैं नीचे एक और चीज बनाता हूँ, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर फॉस्फेट लगाता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ थाइमीन, यहाँ मैं आपके पास एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, यहाँ फॉस्फेट लगाता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा से थाइमीन, फिर मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर फॉस्फेट लगाता हूँ, यहाँ पर आपके पास साइटोसिन लगा देता हूँ, फिर एक और मॉलिक्यूल बनाया, फिर आपके पास फॉस्फेट लगाया और यहाँ पर मैं लिख दिया एडेनिन। आप एक चीज़ फॉलो कर रहे होगे इस पूरी सीक्वेंस में, वो चीज़ पता है क्या है? पूरी सीक्वेंस में ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर तब्दीली आ रही है तो इसमें आ रही है तब्दील, यहाँ पर ये हो रहा है, ये तब्दील हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये आज चेंज हो रहे हैं आपके पास। क्या चेंज हो रहा है? ये आपके पास सारे के सारे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो चेंज हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस सब को साइड पे रख के अपनी आसानी के लिए ये लिख लूं, एक रैंडम ऐसी सीक्वेंस बना लूं, तो मुझे बताओ कोई मसला है? आप ये समझ जाओगे यहाँ पर डीएनए की आरएनए की बात हो रही है। मैं इसे इसके साथ में ये बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इन सब के साथ में ये दोनों तो कॉमन ही है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आने वाला है। बात की नहीं है? अच्छा, तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चल रही है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चल रही है, लाइक अ लैडर। ये जो एक सीक्वेंस है ना, मिसाल के तौर पे कोई सी, ये एक सीक्वेंस हो गई, ये दूसरी सीक्वेंस हो गई, स्पेसिफिक सीक्वेंस, वेल डिफाइंड सीक्वेंस। ये आपके पास है जीन, ये आपके पास है जीन, मिसाल के तौर पे जीन 1 है, जीन 2 है। नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम नाम दे रहे हैं जीन का, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस किसका पार्ट है? ये डीएनए का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे मैं पीछे डायग्राम में जाऊं
तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये इतनी लंबी जो लाइन चल रही है, इसमें से ये 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये असल में एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो बाकी के 2 रह गए ये किसी और जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो पीछे हमने बात की थी सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के सेगमेंट का पोर्शन जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इम्यूनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, इसको हम नाम देते हैं जीन का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो भाई तुम लोग? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब आप इसको इस सीक्वेंस में लिखो, चाहे आप पूरा बना के लिखो, वट एवर यू लाइक, वो एक ही बात है कि ये बेसिकली डीएनए ही का स्ट्रैंड है और डीएनए के एक खास सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं, जो कि आपके पास स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस का नाम है। ये हो गई जीन की बात। अब जरा जीन की बात से थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर एक बात याद रखना कि जब कभी हम डीएनए को देखते हैं जो कि उसके से बना हुआ है, तो हमारे पास कुछ चीजें सामने आती हैं। क्या आती हैं? हम कहते हैं कि इस तस्वीर को मैं अलग पेज पे बनाता हूं। ये देखो, यह आपके पास पूरी एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में मिसाल के तौर पे ये एक जीन है, ये एक जीन होगी और ये एक जीन होगी। ठीक हो गया? 3 अलग अलग जीन्स आ गए। ये तो मैंने एक बनाई है ना, बहुत सारी इस तरह की होंगी तो मिलके आपके पास क्या बनाएगा? डीएनए। आप बोलोगे व्हाट, ये कैसे पॉसिबल हो गया? अब जरा इसकी बात समझते जाओ। देखो, ये एक सेगमेंट आ गया डीएनए का। ठीक हो गया? इसी तरीके से ये एक दूसरा सेगमेंट आ गया। ठीक हो गया? फिर इसी तरीके से एक ये तीसरा सेगमेंट आ गया, एंड सो ऑन, ये चलता चले आएगा आपके पास। क्या पता चला? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो 3 अलग अलग कलर के थे ना, ये असल में डीएनए के सेगमेंट्स हैं जो कि आपकी क्या बना रही है? आपकी जीन बना रही होगी। यहां तक मेरे साथ हो? मेरी बात समझ में आ रही है? कि पता नहीं तुम्हें कलर साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इसको उसी कलर से बना देता हूं जिससे मैं अभी बात कर रहा था, ताकि आप लोगों को ना उसको समझना देखना आसान हो जाए। ये देखो, ये देखो, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक हो गया? तो अब आपको देखना आसान हो जाएगा कि ये जो 3 पीस मैंने बनाए, ये 3 पीस यहां पर नजर आ रहे हैं आपको डीएनए के अंदर, बाकी सारे वो लाइक दूसरे और सेगमेंट्स होंगे डीएनए के। नाउ जीन दे कंबाइन टू फॉर्म अ डीएनए। बहुत सारी जीन्स मिलती मिलती मिलती, बहुत बड़ा डीएनए होता है ना, तो बहुत सारी जीन्स मिलके एक डीएनए बना रही होंगी। नाउ दिस डीएनए विल कॉल टू फॉर्म। अब ये डीएनए, अब आपको पता है डीएनए कितना बड़ा होता है? डीएनए की जो विड्थ होती है ना, चौड़ाई, ये तो बहुत छोटी होती है, 2 नैनोमीटर्स की होती है ये, लेकिन इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। और डीएनए की लेंथ के बारे में कहा जाता है कि आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें से अगर डीएनए निकाला जाए और उस डीएनए को एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यानी एक डीएनए आया, फिर एक दूसरा डीएनए रखा, फिर एक तीसरा रखा, फिर चौथा रखा, रखते चलेगा, पूरी बॉडी के डीएनए निकाल के साइड बाय साइड रखते चलेगा। तो ये इतने लंबे होंगे कि ये आपको यहां अर्थ से लेके मून तक पहुंचा देंगे। इतने लंबे लंबे डीएनए हैं ये, और इतने सारे हैं। तो उसको कॉइल करके छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बंद करना है हमने। इतने बड़े डीएनए को लंबे से छोटे से कॉइल करके डीएनए के अंदर बंद करना है। तो वो कैसे किया जाएगा? अब वो देखो, अब उसमें क्या होता है कि यही डीएनए हमारे पास कॉइल होता है इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये जो कॉइल हुए हैं स्ट्रक्चर्स, इनको हम नाम दे रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का। ये हिस्टोन प्रोटीन्स है आपके पास। देखो, ये इसके ऊपर कॉइल हुआ, कॉइल हुआ, कॉइल हुआ, ऐसे कॉइल हुआ, ये कॉइल हो गया आपके पास इस तरह से डीएनए के ऊपर रैप हुआ। 7 फीट बिल्कुल, और 2 मीटर, 3 to 6 तकरीबन 7 फीट बनता है। 3.3 मीटर के बराबर होता है 1 फीट। ठीक है, सॉरी 1 मीटर 3.3 फीट के बराबर होता है।
तो ये तकरीबन आप अब देखो वो जो 7 फीट 6 फीट की चीज को हम रैप करके रख रहे हैं इतने से न्यूक्लियस के अंदर, सेल के भी नहीं, सेल के न्यूक्लियस में वो छोटा, तो वो रैपिंग हुई भी होती है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ये रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, इसको हम नाम देते हैं हिस्टोन प्रोटीन का, और इसके ऊपर जो ब्लैक वाला ये आपका डीएनए जो रैप हो रहा होता है। आमतौर पे होता ही है कि एक तो हम इसको रैप कर रहे होते हैं, फिर एक और चीज ये होती है कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन एक खास प्रोटीन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या फायदा होगा उसका? पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो फायदा क्या होगा? चिपक जाएंगे। यानी फिजिकली भी हम रैप कर रहे हैं उसको, और चार्जेस की वजह से और अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, जिससे वो चिपक जाते हैं, दूसरे के करीब आ जाते हैं। समझ आ रही है ये बात? समझ में आई है मेरी बात? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं और फिर ये चार्जेस आपस में जो है वो इस तरह से मामलात भी हो जाते हैं। अब देखो हमने इसको फर्दर और कॉइल किया, यानी अभी तो एक कॉइल हुआ, करते करते कॉइल करते करते हम इसको एक धागे की कंडीशन में लेके आ गए कि ये धागे लाइक कंडीशन आपके पास बन गई, धागे लाइक कंडीशन बन गई। इस धागे को जो रैप होके डीएनए रैप हुआ है, इसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन का। क्या नाम देते हैं? नाम याद रख लेना, क्रोमैटिन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये हो गया आपके पास डीएनए, ये हो गया आपके पास जीन्स। समझ रहे हो भाई कि नहीं समझ रहे? जीन, डीएनए, रैपिंग, न्यूक्लियोसोम और रैपिंग, क्रोमैटिन। अभी जो लंबा सा क्रोमैटिन धागा बन गया है इसको हम और टाइट रोल करेंगे, टाइट रोल करेंगे, और करते करते हम इसको एक फॉर्म में लेके आ जाएंगे। उस फॉर्म को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। इसको क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमोसोम का नाम दे रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम भी क्या है? ये रैपिंग से ही बनी हुई है आपके पास, बट ये फर्दर और रैप कर दिया। आप देखो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक ज़माने मेरे बाल थे बहुत बड़े, लंबे बाल थे मेरे, ठीक है, बहुत लंबे बाल थे। अगर मैं अपने बालों को खुला छोड़ देता यहाँ तक तो वो तो स्ट्रेट खुल गए सारे। अब मैं अपने पास बालों को स्टाइल देने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये बाल खुले छोड़ दिए, एक तरीका ये कि मैंने पोनी बना ली बालों में, लटक रही यूँ करके बाल ऐसे, और एक तरीका ये कि बालों को लिया और उसको चुटिया बना ली। ठीक है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है लेकिन बना सकते हैं चुटिया। तो 3 स्टाइल हो गए बालों के, खुले बाल, थोड़ा लूज बांध लिया पोनी, और चुटिया बना ली टाइट बांध। खुले हुए बाल, चुटिया, पोनी, ओ सॉरी पोनी एंड देन चुटिया, वो जो प्लेट्स डालते हैं क्या कहते हैं उसको, वल्लाह आलम जो भी है। अब देखो डीएनए खुला हुआ है, कोई कॉइलिंग नहीं हुई हुई, कॉइलिंग हुई हुई है और ज्यादा टाइट कॉइलिंग हो गई। तो क्या पता चला? पता ये चला कि डीएनए को हम जब कॉइल करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? क्रोमोसोम। ठीक हो गया, क्रोमोसोम बनता है। 46 नंबर होता है हमारे क्रोमोसोम्स का, हमारे ह्यूमंस के अंदर। यहाँ तक मेरे साथ हो, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? किसी को किसी चीज़ की परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही भाई? बताओ फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो हमारे पास डीएनए में क्या चीजें हैं और आरएनए जो उससे बनता है उसमें क्या चीजें होती हैं। यहां पर मैं आपके सामने 2 वर्ड्स यूज करने जा रहा हूं। एक वर्ड होता है प्योरीन, एक वर्ड होता है पायरामिडीन। ये क्या है, ये कौन है, इनको जरा समझिए। पायरामिडीन जो है, प्योरीन जो हमारे पास है, उनमें आपके पास आ जाती हैं, प्यूरीन के अंदर आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरामिडीन बेस में आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। एडेनिन में क्या आ गया? प्यूरीन बेसिस में क्या आ गया? बेसिस है ही नाइट्रोजनस बेसिस, उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, प्यूरीन, पायरामिडीन। प्यूरीन में क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। पायरामिडीन में क्या है? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये बात हम पहले ही तय कर चुके हैं कि यूरेसिल किस में होगा? आरएनए के अंदर, और हम ये बात पहले ही तय कर चुके हैं कि थाइमिन किसके अंदर होगा? डीएनए के अंदर। यस, ऐसा ही है। अब एक और बात समझो, जुमला लिख रहा हूं एक, प्योरीन
ऑलवेज बॉन्ड्स विद पायरामिडीन। पहली बात, प्योरीन हमेशा पायरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, प्योरीन आपस में एक दूसरे के साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिमिलर है तो सेम बॉन्ड नहीं बनाएगा, डिफरेंट वाले के साथ बनाएगा। तो एडेनिन और ग्वानिन कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि एडेनिन जो है वो नीचे पायरामिडीन वालों के साथ बॉन्ड बनाएगा। और स्पेसिफिकली किसके साथ बनाएगा वो भी देख लो। एडेनिन विल ऑलवेज बॉन्ड विद ग्वानिन, साइटोसिन विल ऑलवेज बॉन्ड विद थायमिन। ओ सॉरी, क्या लिख दिया, देखो मैंने अभी जो मैं बात बोल रहा था उसी को उल्टा लिख दिया। तौबा तौबा। देखो हमारे पास एडेनिन बॉन्ड्स विद थायमीन एंड साइटोसिन बॉन्ड्स विद ग्वानिन। ये हो गया प्योरीन, ये हो गया पायरामिडीन, ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया आपके पास ग्वानिन। ठीक है, प्योरीन पायरामिडीन। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये फैक्ट्स हैं, ये याद रखने वाली बातें हैं। इसके पीछे साइंस नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। वैसे ऐसा है कि क्यों नहीं है, लेकिन ये हमारे लेवल पे अभी नहीं है कि हमें क्यों ऐसा होता है क्यों नहीं होता। ये हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में इसकी वजह जाके। और यू किसके साथ बाउंड करेगा, तो देखो यू जो है, अब आप खुद बताओ किसके साथ बाइंड कर सकता है। क्या सी के साथ कर सकता है? नहीं, क्योंकि अभी हमने लिखा कि प्योरीन पायरामिडीन के साथ करेंगे, तो सी और यू दोनों क्या होगा? पायरामिडीन। तो यू किसके साथ बाउंड करेगा? यू विल बाउंड विद ग्वानिन। 3 बाउंड बनते हैं ग्वानिन के साथ, अगर उसको करने की जरूरत पड़ी तो। क्लियर हो गई बात? तो ये इसके साथ तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये इसके साथ बना लेगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या पता चला। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं, ये इसके सामने बताओ क्या होगा? ए के सामने क्या आएगा? बॉन्ड बनाते वक्त एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सीक्वेंस बताओ मुझे, ये सीक्वेंस पढ़ो क्या लिखी हुई है, और इस सीक्वेंस के सामने क्या आएगा जरा मुझे बताओ, जिसके साथ वो बॉन्ड बनाने वाले हैं। इस पूरी सीक्वेंस में ये फॉर एग्जांपल डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसके सामने जो स्ट्रैंड होगा उसकी क्या क्या कंपैटिबिलिटी होगी, जरा वो बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऐसे ही सोचा था या कुछ और सोचा था? ऐसे ही था ना? ऐसे ही जवाब आ रहा है बच्चों का, ऐसे ही जवाब आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना? ये कनेक्शन हमें समझ में आ गया। ये कनेक्शन किससे बनेगा? ये कनेक्शन आपके पास बनेगा जब हमारे पास कंडीशन होगी ऐसी, यानी ये पेंटोज शुगर के साथ यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस होगा, अगर एडेनिन है तो दूसरी तरफ से थायमीन आ रहा होगा, यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन आ रहा होगा, एंड सो ऑन। ये सारे मामला चल रहे होंगे। आया तुम लोग मजे की बात बताऊं, आपको पता कोई भी डीएनए हो ना, कोई भी डीएनए, उसके अंदर प्योरीन बेसिस का टोटल नंबर और पायरामिडीन बेसिस का टोटल नंबर हमेशा बराबर होगा। आप बोलो है ये क्या हो गया? मतलब मैं कह रहा हूं कि जितने प्योरीन होंगे ना उतने ही पायरामिडीन होंगे किसी डीएनए के अंदर, चैलेंज के साथ। मिसाल के तौर पे मैंने रैंडमली ऐसे नाम लिखे थे। अब जरा इसमें काउंट करते हैं कि इस पूरे डीएनए में प्योरीन कितने हैं और पायरामिडीन कितने हैं। आओ जरा चेक करते हैं। अब प्योरीन दिमाग में रखना, एडेनिन और ग्वानिन होंगे, देखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए हमारे पास प्योरीन बेसिस। ठीक हो गया। दूसरा मार्कर, ये देखो कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? पायरामिडीन बेसिस। ऐसा है कि नहीं है? जितने प्योरीन उतने पायरामिडीन, यानी रेशो कितना हो गया? 1। मैं लिखता हूं 8/8, तो 8 को 1 से डिवाइड कर दो, रेशो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? ये कॉमन बात है, क्योंकि अगर इस तरफ एक प्योरीन है तो उसके सामने दूसरा पायरामिडीन होगा, नीचे अगर पायरामिडीन है तो उसके सामने प्योरीन होगा। तो अगर 4 प्योरीन है तो 4 ही पायरामिडीन होंगे, 2 प्योरीन है तो 2 पायरामिडीन होंगे, रेशियो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ये ऐसी फन टेक्निक है, दोस्तों को बोले आगे कि तुम लोग ना ऐसी रैंडम सीक्वेंस लिखो और उसके बाद पायरामिडीन, जो भी होगा पायरामिडीन प्योरीन का बेस रेशियो हमेशा 1 निकलेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा आगे चलते हैं, एक और बात करते हैं। हमारे पास डीएनए जो है, डीएनए हमें समझ में आ गया कि वो जीन से मिलकर बना हुआ है। जीन सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। डीएनए जो है वो आप अपने पेरेंट्स से लेके आ रहे हो, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास हर ऑर्गेनिज्म का फिक्स होता है। हमारा 46 है, जो आपके पास मंकीज हैं उसका 48 होता है, चिंपैंजी का। कुछ प्लांट्स हैं, फर्न्स वगैरह, उनका तो 1000 होता है क्रोमोसोम, 1000 क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर। खैर सबके अलग अलग होते हैं। मसला ये आता है कि हमें ये बात पता है कि हमारा डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं। क्रोमोसोम किस जगह पे होते हैं?
सेल में किस जगह पे होते हैं क्रोमोसोम? कुछ आइडिया है क्रोमोसोम सेल में किस जगह पे होंगे या कहाँ होते हैं? कुछ अगर आइडिया किसी के दिमाग में इस तरह का है तो मुझे बताओ, फिर मैं एक चीज बताता हूँ। न्यूक्लियस में, वेरी गुड। हमारे पास ये ना न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, ये डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये अगर जीन्स इसी डीएनए के ऊपर हैं एंड दिस डीएनए वांट्स कि इसकी इंफॉर्मेशन आगे तक जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको समझे, उसके लिए फिनोमेना होता है, उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्या नाम है फिनोमेना का? जीन एक्सप्रेशन, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। अब यहां एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बात बता रहा हूं, जो न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेसिस की लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है कि जो कि हमारी बॉडी सेल समझ ही नहीं सकता। यानी जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन के कॉम्बिनेशंस थे ना, जिससे हमारे पास चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं, हम कह रहे हैं कलर बन रहा है, ये हो रहा है, ये जो इनके कॉम्बिनेशंस हैं, इसको हमारा सेल नहीं समझ सकता। सेल समझता है जिस लैंग्वेज को, उसको कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को जानता है सेल, ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह को नहीं जानता, ना नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन वाइडिन, किसी को नहीं जानता। अब प्रॉब्लम ये कि इंफॉर्मेशन है नाइट्रोजनस बेसिस की लैंग्वेज में, और सेल क्या समझता है? प्रोटीन की लैंग्वेज। अब ये तो असाब हो गया, एक चीज है एडेनिन, उसको हम बना दें प्रोटीन में, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब डीएनए कुछ कहना भी चाहे, कुछ इंफॉर्मेशन निकालना भी चाहे, तो बॉडी को समझ में ही नहीं आएगा वो क्या कहना चाह रहा है। तो अब देखो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा। हमारी बॉडी जो है ये जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए 2 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप आपके पास कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा स्टेप कहलाता है ट्रांसलेशन। ये क्या है भाई? इसको समझो, वो लैंग्वेज जो जीन की है, जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तभी तो कैरेक्टर नजर आएगा, क्योंकि कैरेक्टर की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? हमने कहा वो फिनोमेना जो एक्सप्रेस होता है, और एक्सप्रेस कैरेक्टर को कौन करवाएगा? जीन। अब जब जीन ही की जबान समझ में नहीं आ रही किसी को, तो एक्सप्रेशन कहां से हो गया? तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पढ़े हुए बैठे एक जगह। तो उसके लिए ये 2 काम हो रहे हैं, एक ट्रांसलेशन और एक ट्रांसक्रिप्शन। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? देखो, जो आपकी मार्कशीट होती है ना, उस मार्कशीट के लिए दूसरा नाम होता है ट्रांसक्रिप्ट। मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट, आपके जो नंबर आपको मिले हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी है, ये पेपर है। तो किसी चीज की कॉपी को, किसी चीज के पेपर फॉर्म को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्ट का। ये बात क्लियर है? तो ट्रांसक्रिप्ट क्या हो गई? किसी चीज की कॉपी या पर्चे को हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी किसी को, कोई टेंशन किसी बात की? क्लियर है मेरी बातें सारी? अब हमारे डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? यानी हमारे डीएनए की कॉपी बननी चाहिए ना, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक कॉपी की फॉर्म में निकालेंगे। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ एक जीन की कॉपी बनाऊं, क्योंकि मुझे एक जीन एक्सप्रेस करना है। अगर मैं डीएनए की कॉपी बनाने पे आ गया तो ये बिला वजह के सारे जीन भी कॉपी में आ जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी अम्मी ने फॉर एग्जांपल एक कुकिंग बुक बनाई दी है, जिसमें उन्होंने बड़ी ख़ास किस्म की रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। वो जो ख़ास वो वाली होती है कि केक कैसे बनाना है, फज कैसे बनाना है, और वो चॉकलेट मूस कैसे बना, ये होती है ना इस तरह की चीज़ें। तो बड़ी उसकी ख़ास किस्म की किताब बनी मिसाल के तौर पे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बनाऊँ उसमें से देख के आपके पास चिकन चाउमीन की, चाउमी होता पता नहीं क्या होता, चिकन चाउमी की रेसिपी चाहिए मुझे। तो चिकन चाउमी की रेसिपी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो किताब खोलनी पड़ेगी, और इस किताब में से जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, जो रेसिपी लिखी है चिकन चाउमीन की, वो मैं कॉपी करूंगा अपने पास एक पेपर पे, अम्मी की किताब बंद करूंगा और वो पेपर लेके चले जाऊंगा किचन में, और उसको देख के सामान लेके आऊंगा और उसको बनाना शुरू कर दूंगा। तरीकेकार यही होगा। कोई ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ एक चिकन चाउमी के चक्कर में वो पूरी सारी रेसिपी जितनी भी है, जिसमें चॉकलेट मूस है, फज है
और आपके पास अल्लाह भला करे वो आइसक्रीम है और केक, पता नहीं क्या, उन सबकी रेसिपीज कॉपी कर ले, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। तो जो रेसिपी रिक्वायर्ड है सिर्फ वही रेसिपी कॉपी करनी है मुझे चिकन चाउमीन की, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे डीएनए के ऊपर बहुत सारी जीन्स मौजूद हैं और हर जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कोई भी, मैं भी, कोई सेल भी, कि वो सारी जीन्स को कॉपी करे और फिर उसमें से अपनी मतलब की जीन से एक्सप्रेशन दिलवाए कोई। हम क्या करेंगे, बॉडी क्या करेगी, भाई जो जरूरत की है ना, पर्पल वाली चाहिए, ऑरेंज वाली चाहिए, येलो वाली चाहिए, जो भी चाहिए सिर्फ उसी को कॉपी करो। ऐसा है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो हम सिर्फ उसी को कॉपी करेंगे जिसको हमने एक्सप्रेस करवाना है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल के तौर पे खाना खाया है। अब खाना खाने के लिए मेरी बॉडी के अंदर एंजाइम्स बने, एंजाइम बनाने के लिए पर्पल वाला जीन इस्तेमाल होगा, ऑरेंज वाला जीन फॉर एग्जांपल मेरी विजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, येलो वाला जीन फॉर एग्जांपल मेरे कलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब मुझे क्या बनाने थे, एंजाइम, तो मैं तो सिर्फ इसी को कॉपी करूंगा ना, कि बाकी का क्या काम है, नजरों का क्या काम है मुझे, और वो स्किन कलर का क्या काम है खाने से, है ना? तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, अब मुझे इसकी कॉपी बनानी है। अब देखो क्या होगा ये कि ये जो हमारे पास डीएनए है ना, ये अपनी उस जीन की, पूरे डीएनए की नहीं, उस जीन की कॉपी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ये हो गया आरएनए, ये हो गया डीएनए। वाओ, वो जो इतनी बड़ी सीक्वेंस थी ना, बना के दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। मिसाल के तौर पे डीएनए की सीक्वेंस ये थी, ये डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक हो गया। अब इस डीएनए के सीक्वेंस के अंदर मैं कहता हूं कि ये हो गया पर्पल वाला जीन, ठीक है, जीन 1 है ये हो गया मेरे पास दूसरा जीन, ये हो गया मेरे पास तीसरा जीन, 3 जीन हो गए। मुझे सिर्फ चाहिए पर्पल वाला जीन, तो कॉपी भी किसकी बनेगी, पर्पल वाले की। अब जरा मुझे बताओ इसकी कॉपी कैसे बनेगी। तो इसकी कॉपी बनाने का आसान तरीका यह है कि इसी के कंपैटिबल सामने बनना शुरू हो जाएंगे, इसकी चीज है वो आरएनए की बन जाएंगी। अब जरा मुझे बताओ क्या सीक्वेंस बनेगी, सीक्वेंस बताओ जल्दी से। बिल्कुल इसी का जो, इसके जो ऑपोजिट वाला बनेगा, जैसे अभी हम पीछे बना के आए तकरीबन वैसे ही बनेगा, लेकिन आरएनए बनाना है इस बार, डीएनए से आरएनए बनाना है, पर्पल डीएनए से आरएनए बनाना है। जल्दी से बताओ क्या सीक्वेंस क्या निकलेगी। ये है ATAT, तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी। अब बच्चों ने कहा सर इसकी सीक्वेंस होगी, इसके सामने लिखता हूं, इसकी सीक्वेंस होगी सर TAT और A, ऐसा ही है। इसमें किसी को शक है किसी चीज का, कोई बोले नहीं सर इसका कुछ और मतलब निकलेगा, या मैं इससे लाइक वो सहमत नहीं हूं, कुछ और है इसका सीन, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैं कोई ना हो लेकिन मुझे इससे प्रॉब्लम है, ये जो बना है सामने। क्यों, उसकी वजह यह है कि मैंने अभी एक बात बोली थी, और वो बात क्या बोली थी, मैंने कहा था, कहां गया वो, हाँ ये रहा, ये देखो डीएनए और आरएनए के अंदर किस चीज का फर्क है, थायमीन का, यूरेसिल का। मैंने कहा था देखो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन डीएनए आरएनए में सेम है, लेकिन जहां जहां थायमीन होगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल चेंज हो जाएगा। थायमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल। ये बात याद है, ये बात क्लियर है, याद नहीं रही तो दोबारा क्लियर कर दी मैंने, ठीक है। 4 एडेनिन सेम, साइटोसिन सेम, ग्वानिन सेम, डिफरेंट क्या, थायमीन, यूरेसिल। अगर यहां थायमीन है तो यहां यूरेसिल आ जाएगा उसी की जगह पे। क्लियर हुई बात। अब जाओ उधर वापस ऊपर इस वाले पे आते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग, हम ये कह रहे थे कि अगर एडेनिन के सामने थायमीन लगना था और ये आरएनए है, तो बजाय एडेनिन के सामने थायमीन लगने के हम ये कह रहे हैं कि यहां पर क्या लगेगा, इसको बता दो, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे बीच में बार बार, इसको मैं दोबारा लिखूंगा। एडेनिन की जगह पे क्या आ जाएगा, थायमीन, थायमीन के सामने यूरेसिल, थायमीन के सामने एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन। हमने सिर्फ क्या किया, हमने थायमीन को रिप्लेस कर दिया विद यूरेसिल इन आरएनए। ये बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई, क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं क्लियर हुई। हेलो 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 बच्चों,
क्लियर हो गई? तो बस इतना फर्क याद रखना। अगर मैं बोलता कि मुझे इसकी कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए तो आप एग्जैक्टली जो टी के सामने ए के साथ टी था और टी के साथ ए था वो लिख देते। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे कॉपी बनानी फॉर आरएनए, तो इसके लिए अब क्या होगा कि सिर्फ थायमीन की जगह पे यूरेसिल रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेंगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये जो फिनोमिना है ना कि जिसमें हमने डीएनए से आरएनए बनाया, इस फिनोमिना को नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज वी आर मेकिंग अ कॉपी ऑफ द डीएनए। और सिर्फ डीएनए की कॉपी नहीं बना रहे, बल्कि हम उस जीन की कॉपी बना रहे हैं जो जीन हमारे पास अपने आप को एक्सप्रेस करवाना चाहती है। फिर पीछे से चीजों को रिलेट कर रहा हूं ताकि एक सीक्वेंस से बात समझ में आए। जीन स्पेसिफिक सीक्वेंस थे न्यूक्लियोटाइड के जो बहुत सारे मिल रहे थे, तो डीएनए बन रहा था, डीएनए कॉइल कर रहा था, तो आपके पास क्रोमोसोम बन रहे थे। फिर हमने कहा कि जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस करवाना चाह रहा है, क्योंकि जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को, तो कैरेक्टर वो हैं जो एक्सप्रेसिबल फॉर्म होती हैं। अब एक्सप्रेस कराने के लिए क्या होगा कि इतना सा पोर्शन जो जीन का है वो अब कॉपी में कन्वर्ट होगा, जिसको हम आरएनए कहेंगे, या स्पेसिफिकली इसको हम एक खास नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर आरएनए। व्हाई डू वी कॉल इट मैसेंजर? क्योंकि ये आरएनए हमारे डीएनए के पास से इंफॉर्मेशन लेके ट्रैवल करता है, मैसेज लेके जाता है साइटोप्लाज्म में। अब यही जो एमआरएनए है ये आगे मूव कर जाएगा, इस न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहां चले जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब इस एमआरएनए का इंतजार कर रहा होता है कौन? राइबोसोम। भाई राइबोसोम को जानते हो कौन होता है राइबोसोम? डू यू गाइज नो व्हाट राइबोसोम इज? राइबोसोम का नाम सुना होगा। राइबोसोम को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या होता है राइबोसोम का? एक नाम होता है राइबोसोम का, अगर याद हो तो। कौन सी फैक्ट्री होती है राइबोसोम? राइबोसोम को एक फैक्ट्री कहते हैं, कोई सी फैक्ट्री होती है राइबोसोम। याद नहीं आ रहा बच्चा पार्टी को, बच्चों को भूल गए, 9th में पढ़ा था सेल के चैप्टर में। राइबोसोम को किसी चीज की फैक्ट्री कहते हैं। किस चीज की फैक्ट्री होती है? प्रोटीन फैक्ट्री। याद आया? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री। याद आया? भूल गए? तो ये जो राइबोसोम है ये क्या कहलाता है आपके पास? प्रोटीन फैक्ट्री। हाँ, अब इसमें क्या है कि जो एमआरएनए आपके पास था, ये एमआरएनए आगे जाके ये एमआरएनए को ये पकड़ता है, इसको रीड करता है, और रीड करने के बाद ये अपने पास से इसमें क्या निकालता है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल बना के निकाल देता है। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो राइबोसोम रीड्स द एमआरएनए एंड कन्वर्ट दिस एमआरएनए इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन। कन्वर्ट नहीं कर रहा, पता है क्या कर रहा है? एमआरएनए भी न्यूक्लिक एसिड था ना, न्यूक्लियोटाइड्स थे उसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस थे। राइबोसोम ने उस नाइट्रोजनस बेस की इंफॉर्मेशन को पढ़ा और उसको ट्रांसलेट कर दिया इनटू प्रोटीन। क्या कर दिया? ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। तो ट्रांसलेट करने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ये खैर है होता तो बहुत लंबा प्रोसेस है, हमारी किताब में तो बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि ट्रांसक्रिप्ट बनाना यानी कॉपी बनाना, ट्रांसक्रिप्शन। ये कॉपी बाहर साइटोप्लाज्म में आई, राइबोसोम ने इस कॉपी को रीड किया और इसको देख के ट्रांसलेट कर दिया इनटू प्रोटीन। दिस ट्रांसलेट वाले अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं हुई? क्लियर है भाई? क्लियर हो गई बात? यहां तक सब मस्त क्लियर है सारी बातें? चलो भाई, तो अब हमने क्या बात कर ली, जरा रिवीजन करो। मैं बार बार पीछे इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि कनेक्शन ना टूटे, हमारा कनेक्शन ना टूटे। देखो हमने क्या बात की थी, हमने कहा इनहेरिटेंस वो जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाए, कैरेक्टर वो जो एक्सप्रेसिबल फिनोमेना है, और जीन वो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने जीन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि वो न्यूक्लियोटाइड क्या चीजें हैं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस किस तरह से मिलकर डीएनए बनाती है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। फिर हम आगे गए, हमने कहा कि आपके पास डीएनए के अंदर सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं सिवाय नाइट्रोजनस बेसिस के, और नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस का नाम ही क्या है? जीन है। तो दो डिफरेंट सीक्वेंसेस आपके पास दो डिफरेंट जीन्स बनाती हैं। फिर हमने इसका एक कोआगुलेशन देखी, कम्युलेशन देखी। 3 जीन्स
या बहुत सारी जीन्स मिलकर एक डीएनए बना रही है। यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया ताकि डिफरेंस समझ में आए कि भाई ये सेगमेंट एक जीन का, ये सेगमेंट एक जीन का, ये सेगमेंट एक जीन का, एंड सो ऑन। ये कंबाइन हो रही है, प्रोटीन के ऊपर रैप हो रही है, फॉर्मिंग अ क्रोमैटिन थिन लाइक स्ट्रक्चर, और फिर वो आपके पास कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रही है। फिर उसके बाद हम और आगे आए, फिर हमने डिफरेंस देखा कि किस तरह से कौन किसके साथ बॉन्डिंग्स बनाता है डीएनए का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फिर हमने कहा वो जो डीएनए जिस जीन से मिलकर बना हुआ अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, वो प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। फिनोमेना आपके पास कहलाता है जीन एक्सप्रेशन, या जिसके लिए हम दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस। अब जीन एक्सप्रेस हो रही है या प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, दोनों चीजें एक ही बात के दो नाम है। बात क्लियर हो गई? आज की क्लास की आखिरी बात सुनते चलो। हमने डीएनए से एक डीएनए की कॉपी तो बना ली, जीन की कॉपी बना ली, डीएनए के ऊपर जीन की कॉपी बना ली ताकि उसको एक्सप्रेस कर सकें प्रोटीन की फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डीएनए की कॉपी बनानी है, यानी मुझे एक डीएनए से दो डीएनए बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो कैसे डिवीजन होगी? तो याद रखिएगा एक बात, हमारे पास डीएनए इस तरह से डिवाइड करता है कि लेट सपोज वी हैव, इसको मैं दूसरा हाइलाइटर इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि हम डिफरेंस देख सकें। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर आ गया, ये डीएनए है, ठीक हो गया, ये डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया, दो ब्लैक स्ट्रैंड है, गौर से देखना। ये क्या होगा इनके साथ कि ब्लैक स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ब्लैक स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इस हर एक ब्लैक स्ट्रैंड के साथ एक नया रेड स्ट्रैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नया रेड स्ट्रैंड बन जाएगा। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, आगे देखो, हर एक ब्लैक स्ट्रैंड खुलेगा, ब्लैक खुला, उसके साथ ब्लैक खुला, और ये रेड खुला, उसके साथ रेड खुला, और हर एक के साथ एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। ये आपके पास एक नया स्ट्रैंड यहां पर आ गया, ये एक नया स्ट्रैंड आपके पास यहां पर आ गया, यहां पर भी एक नया स्ट्रैंड आ गया, और यहां पर भी आपके पास एक नया स्ट्रैंड आ गया। अब देखो मामलात क्या हुए, मामलात समझना। देखो ये इसमें डिवाइड हुआ, ये इसमें डिवाइड हुआ। अब आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी सब में, और वो पता है कॉमन चीज क्या है? ब्लैक हर डिवीजन में चल रहा है, दूसरी डिवीजन में जो रेड आया वो आगे के डिवीजन में चल रहा है। अब जो पर्पल ऐड किया हमने वो अगली डिवीजन में चलेगा। पता क्या चल रहा है? whenever a DNA replicates, एक स्ट्रैंड उसका पुराना होता है, और एक जो नया स्ट्रैंड बनता है वो पुराने वाले से नया स्ट्रैंड बनता है। चलो आसान बात समझ लो पहले। एक डीएनए जब अलग अलग होता है तो उसके हर नए डीएनए में एक पुराना स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा। यानी हर डीएनए हमेशा नए तरीके से नहीं बनेगा कि दोनों स्ट्रैंड्स नए बन रहे, ना ना ना, एक नया तो दूसरा पुराना। बात समझ में आ गई? चूंकि एक डीएनए पुराना है, एक डीएनए नया है, तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। देखो हमारे पास दो टर्म्स बनते हैं, एक है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि दो स्ट्रैंड्स वैसे ही रहे, पुराने थे पुराने ही रहे, उसको कहते हैं कंजर्व रहना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि आधा स्ट्रैंड नया, आधा स्ट्रैंड पुराना। बात क्लियर हो गई? कोई मसला यहां तक किसी बात में? ये बात समझो मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो जब भी कभी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एक स्ट्रैंड पुराना होगा, एक स्ट्रैंड नया होगा। अब आप कहोगे कि सर न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे भी तो समझाएं इसको, ये तो आपने अलग अलग कर दिए। अब जरा न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे समझना। मिसाल के तौर पे गौर से देखो, ये है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के सामने जो मेरे पास सीक्वेंस बनी हुई है, अगर मैं उस सीक्वेंस को देखूं तो वो बनेगी थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। ये मेरे पास एक डीएनए है, ये मेरे पास एक डीएनए है। अब इस डीएनए को मैंने स्प्लिट करना है। कहानी क्या थी कि हर नए डीएनए के साथ एक स्ट्रैंड पुराना होगा, एक स्ट्रैंड नया होगा। बात क्लियर है ना? अब देखो कहानी समझो। हमारे पास यहां पर मैंने कर दिया, ये अलग हो गया, और इसको देखो
ये दो अलग अलग हो गए। अब इसके साथ एक नया स्ट्रैंड बनाते हैं। देखो नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा, ये मैं बना रहा हूं यहां पर। इसके साथ बनेगा थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, ऐसा ही है। इसके साथ बनाते हैं एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन एंड एडेनिन। देखो ये दो अलग अलग बन गए कि नहीं बन गए? ये दो डीएनए बन गए एक से। लेकिन मुझे बताओ इन दोनों में और इसमें, तीनों में कोई फर्क है आपस में एक दूसरे से? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? कोई डिफरेंस इनमें हो? बताओ मुझे जरा, कोई डिफरेंस हो इन तीनों में आपस में? देखो देखो गौर से देखो, डिफरेंस ढूंढो। कोई डिफरेंस? ये ब्लैक और रेड अलग अलग हुए, तो ब्लैक को देख के येलो बना और रेड को देख के येलो बना। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये हो गया ओल्ड, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया। ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू, ऐसे ही ना। अब मुझे बताओ कोई फर्क है इन तीनों के अंदर? ये पहला वाला था, ये इसके टूटने से फिर उसके बाद रेप्लिकेट करके दो बने। देखो देखो देखो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस और नो? है लोग खामोश हो गए, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग बैठ के, नहीं समझ पा रहा मैं क्या सोच रहे हो। देखो इनका आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। यही डीएनए की रेप्लिकेशन का फायदा है कि डीएनए जब रेप्लिकेट, डीएनए की दो कॉपीज बनती है, जीन की नहीं, वो तो आरएनए जीन एक्सप्रेशन एक अलग चीज थी। जब डीएनए की अपनी कॉपी बन रही है तो वो एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता, किसी एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का फर्क नहीं होता। यही वजह है कि हमारे पास जब हमारे सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनके साथ डीएनए भी डिवाइड होकर अगले अगले सेल्स में जाता है, तो कोई इंफॉर्मेशन की कोई तब्दीली नहीं आती उनके अंदर। यहां तक मेरी बात है, सबको क्लियर है भाई?